नमस्कार। भारत जैसे विशाल और विविध देश में एक ही संविधान अलग अलग संस्कृतियों को कैसे संजोता है। सोचिए, एक ही देश है लेकिन सबसे विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्रों को संभालने के लिए शासन के बिल्कुल अलग अलग तरीके मौजूद हैं। आज की इस चर्चा में हम इसी अद्भुत व्यवस्था को डिकोड करेंगे, जो देश को एक सूत्र में बांधने के साथ साथ हमारी विविधता का पूरा सम्मान करती है। चलिए इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। दरअसल इतिहास के पन्नों से एक बात बिल्कुल साफ निकल कर आती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियां आज भी अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों और सभ्यता से गहराई से जुड़ी हैं। देश के अन्य हिस्सों के विपरीत इन क्षेत्रों को एक अलग नजरिए की जरूरत है, ताकि इनके मूल स्वरूप को बिना किसी छेड़छाड़ के बचाया जा सके। आज के सफर में हम मुख्य रूप से इन पहलुओं पर ध्यान देंगे। पहला, शासन की दो प्रणालियां, फिर 5वीं और 6ठी अनुसूची की गहराइयां, स्थानीय परिषदों की स्वायत्तता और आखिर में इन सब के बीच का नाजुक संवैधानिक संतुलन। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, शासन की दो प्रणालियां, यानी हमारी संवैधानिक नींव। संविधान के भाग 10 में मौजूद अनुच्छेद 244 एक बेहद खास व्यवस्था करता है। ये निर्धारित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक पूरी तरह से अलग प्रणाली बनाता है। मतलब देश एक है, पर शासन को दो अलग अलग और अहम अनुसूचियों में बांटा गया है ना दिलचस्प। अब आते हैं दूसरे भाग पर, 5वीं अनुसूची के अंदर, यानी सुरक्षात्मक शासन। यहां शक्तियों का ढांचा सच में थोड़ा अलग और खास है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की ताकत सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। हालांकि राज्य की कार्यकारी शक्ति यहां लागू जरूर होती है, लेकिन यहां सबसे बड़ी ढाल होते हैं राज्यपाल। उनकी एक विशेष जिम्मेदारी होती है और वो सीधे राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट भेजते हैं। इस वजह से केंद्र सरकार राज्य की मशीनरी को सीधे प्रशासनिक निर्देश दे पाती है। अब ध्यान दीजिएगा इस संख्या पर, 20। ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले हर राज्य में एक जनजातीय सलाहकार परिषद का बनना अनिवार्य है। इस परिषद में ठीक 20 सदस्य होते हैं और सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इन 20 में से 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा के अनुसूचित जनजातियों के ही होने चाहिए। क्या इन क्षेत्रों में आम कानून सीधे लागू हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। यहां राज्यपाल ये तय करते हैं कि कोई अधिनियम लागू होगा या उसमें बदलाव जरूरी है। शांति और सुशासन बनाए रखने के लिए नियम बनाए जाते हैं। खास तौर पर ये नियम बाहरी लोगों को जमीन बेचने और साहूकारी प्रथा पर रोक लगाते हैं, ताकि स्थानीय निवासियों को किसी भी तरह के शोषण से बचाया जा सके। और हां, इस पूरे सुरक्षा चक्र को अंत में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना अनिवार्य होता है। संविधान में इन क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण की निगरानी के लिए अनिवार्य आयोग बनाने का भी नियम है। 1950 में संविधान लागू होने के ठीक 10 साल बाद 1960 में UN ढेबर आयोग नियुक्त किया गया। लेकिन थोड़ी हैरानी की बात यह है कि इसके पूरे 42 साल बाद 2002 में जाकर दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में दूसरा आयोग गठित हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, 6ठी अनुसूची के अंदर, यानी स्वशासन। यहां सबसे मजेदार बात यह है कि यह 5वीं अनुसूची की तुलना में स्वशासन का एक कहीं अधिक गहरा और विस्तृत स्तर पेश करता है। यह 6ठी अनुसूची पूरे भारत में नहीं, बल्कि उत्तर पूर्व के सिर्फ 4 राज्यों के विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित है। असम में कछार और कार्बी आंगलोंग, मेघालय में खासी, जयंतिया और गारो हिल्स, त्रिपुरा का जनजातीय क्षेत्र और मिजोरम में चकमा, मारा और लाइजिले। इन सभी को विशिष्ट स्वायत्त जिलों के रूप में मान्यता मिली हुई है। हमारा चौथा भाग है परिषदें और स्थानीय स्वायत्तता, यानी एक बड़े पहिए के अंदर काम करते छोटे पहिए। इन स्थानीय परिषदों का लोकतांत्रिक ढांचा समझना बेहद आसान है। हर स्वायत्त जिले की अपनी एक जिला परिषद होती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 26 सदस्यों का सीधा चुनाव होता है, जो 5 साल तक काम करते हैं, जबकि बाकी 4 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। और याद रहे, इन परिषदों के पास सिर्फ नाम की ताकत नहीं है, इनके पास जमीन, जंगल और विवाह जैसे अहम विषयों पर कानून बनाने की असली शक्ति होती है। न्याय के लिए ये अपनी अलग अदालतें तक बना सकते हैं। इसके अलावा स्कूल और बाजार चलाना, सड़कें बनवाना और यहाँ तक कि जमीन का राजस्व और टैक्स वसूलना, ये सब इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। ये अपने आप में एक छोटी सरकार की तरह काम करते हैं। तो यहां ध्यान देने वाले सबसे जरूरी बात यह है कि कानूनी अलगाव का एक बहुत ही गहरा स्तर यहां काम करता है।
संसद या राज्य विधानमंडल के बनाए कानून इन स्वायत्त जिलों पर सीधे लागू नहीं होते। अगर उन्हें लागू होना भी है तो सिर्फ कुछ विशेष बदलावों या अपवादों के साथ ही हो सकता है। ये सच में एक बेहद अनूठी और बड़ी स्वायत्तता है। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, संवैधानिक संतुलन, यानी इस पूरी व्यवस्था को एक साथ जोड़कर देखना। और ये शानदार ढंग से दिखाता है कि संविधान ने शक्तियों का क्या लाजवाब बंटवारा किया है। दोनों अनुसूचियों की तुलना करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 5वीं अनुसूची में एक सुरक्षात्मक शासन और जनजाति सलाहकार परिषद का ढांचा है, जो भारत के अधिकांश हिस्सों में लागू होता है। लेकिन दूसरी तरफ 6ठी अनुसूची उत्तर पूर्व के सिर्फ 4 राज्यों को जिला परिषदों के जरिए एक सच्ची स्वायत्तता देती है, जहां उन्हें कानून बनाने और टैक्स लगाने तक की आज़ादी है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल जहन में आता है। एक संवैधानिक ढांचा पूरे देश के एकीकरण और इन खास क्षेत्रों की सदियों पुरानी संस्कृति को बचाने वाली इस स्वायत्तता के बीच आखिर इतना सफल संतुलन कैसे बना पाता है? भारत का ये प्रशासनिक मॉडल जितना जटिल है, उतना ही तारीफ के काबिल भी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। इस रोचक सवाल पर विचार जरूर करें और सीखने की इस यात्रा को ऐसे ही आगे बढ़ा